अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट के बारे में जानते हैं और उसकी डेफिनेशन भी उनको बड़े अच्छे रेफरेंसेस से याद हैं। लेकिन हम जो चीज़ एक मिस कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हम ये नहीं सोचते कि अगर एक ऑथर ने इस डेफिनेशन को इस तरह से नरेट किया है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। क्योंकि ऑथर ने जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किए होते हैं उनमें कोई ना कोई वजह होती है। इस वीडियो में हम बेसिकली ये कोशिश करेंगे कि उसके पीछे जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग हिडन है उसको समझने की कोशिश करें। फर्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी बेसिकली इसको जो यूजली डिफाइन किया जाता है द डिग्री टू विच टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। तो ये बेसिकली है कि कोई भी चीज़ हम जब उसको खरीदते हैं या कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है उसका लेने का। मकसद क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके रूम में एक चेयर है तो आपने इसलिए ली कि 2 घंटे बैठ के आराम से उस पर काम किया जा सके। तो अगर तो वो 2 घंटे सुकून से आपको काम, आप हेल्थ वाइज ठीक हैं, आपको कोई मसला नहीं है और आप 2 घंटे आराम से उस पर काम कर सकते हैं, तो फिर हम ये बोलेंगे ये हाईली वैलिड है। और अगर आप ये देखते हैं कि 1 घंटे के बाद आप थक जाते हैं, वो उतनी ज़्यादा रिलैक्स आपको नहीं रखती, इट मीन्स कि उसमें मॉडरेट वैलिडिटी है। और अगर वो आपको आधे घंटे के बाद या शुरू में ही आप थकना शुरू हो जाते हैं तो इट मीन्स कि वो जो वैलिडिटी का लेवल है वो लो है। इसी तरह से टेस्ट है, तो टेस्ट को आपने बनाया था 5 चैप्टर में से और उसमें इतना गैसिंग का चांस था कि वो 4 में ही बच्चों ने 100/100 स्कोर ले लिए। तो वो जो टेस्ट है वो अपने मकसद को फिर पूरा नहीं कर रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट बेसिकली अब हाईली वैलिड नहीं है, हाईली से थोड़ा सा कम है। दूसरी इसकी जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट जो बात है वो ये है कि इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्कोर्स बी अप्रोप्रिएट, कि आप क्या उस पर अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। जैसे पीछे ही हमने बात की स्कोर की कि 5 चैप्टर में से अगर आपने टेस्ट बनाया है और बच्चे तो 4 को याद करके ही पूरा काम कर चुके हैं, इट मीन्स कि वो जो स्कोर के रिजल्ट हैं उसकी बेस पे आप अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 5 चैप्टर में से बच्चों की ये परफॉर्मेंस है, यानी कंटेंट को वो पूरा कवर नहीं हुआ उससे, उस टेस्ट से, और बच्चों के रिजल्ट्स जो हैं वो 4 में से ही कवर हो गए। हाई कंटेंट वैलिडिटी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कम भी नहीं है। आप इसको किसी हद तक ये कह सकते हैं हाई है, वेरी हाई नहीं है। सेकंड है मीनिंगफुलनेस। मीनिंगफुलनेस बेसिकली होता है पर्पसफुलनेस होना किसी चीज़ का, कि वो जो टेस्ट है हमने ये देखा कि क्या वो अगर नॉलेज लेवल का है तो नॉलेज लेवल को पूरा वो फुलफ़िल कर रहा है। अगर वो एप्लीकेशन लेवल का है तो क्या वो एप्लीकेशन लेवल को फुलफ़िल कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने सोचा था एप्लीकेशन लेकिन वो सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का था या काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग लेवल का था, या उसमें हम चेक कर रहे थे रीजनिंग एबिलिटी, तो क्या वो रीजनिंग एबिलिटी को वाकई ही फुलफ़िल कर रहा है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का एक इंडिकेटर है। थर्ड में क्या है कि यूज़फुल फॉर इंटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि हमने जो उसके रिजल्ट्स को अप्लाई करना है वो वाकई ही यूज़फुल होगा। अब इसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी एक टेस्ट होता है उसी चीज़ के लिए और वो स्टैंडर्डाइज होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, वो ऑलरेडी सारी क्वालिटीज़ को पूरा कर रहा होता है। तो हम उसके साथ इसको नए टेस्ट को रिलेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये भी उसी पर्पज़ के मुताबिक है, तो ये उसकी यूज़फुलनेस के लिए होगा। और लास्ट है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस सारे प्रोसेस के, जो असरात हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या हमारे पर्पस के मुताबिक हैं। कि हमने ये सोचा था कि बच्चों से जब टेस्ट लेंगे तो उसके बाद बच्चों के जो रिज़ल्ट्स आएंगे बच्चे इससे मोटिवेट होंगे, खुश होंगे और उन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जाएंगे। लेकिन अगर उन रिज़ल्ट्स के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बजाय या उनको मोटिवेशन की बजाय वो डिस्करेज हो रहे हैं तो इट मीन्स इसमें कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी कम है, या अगर वो खुश हो रहे हैं तो ज़्यादा है। इसके अलावा वैलिडिटी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये यूनिटरी कॉन्सेप्ट है। हम यूजुअली वैलिडिटी की टाइप्स बोलते रहते हैं कि इसकी कंटेंट वैलिडिटी एक टाइप है, कंस्ट्रक्ट एक है, लेकिन ये इसकी टाइप्स नहीं है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि ये इसके मेजर्स हैं या एविडेंसेस हैं।
और ये डिग्री में हम जब इसको बोलेंगे हम ये नहीं कह सकते कि चीज़ वैलिड है या इनवैलिड है। हम बोलेंगे हाईली वैलिड है, मॉडरेटली वैलिड है या पुअरली वैलिड है, या इससे भी ज़्यादा 5 दर्जे बना लें या 7 बना लें या इससे भी ज़्यादा बना लें, लेकिन आप वैलिड या इनवैलिड की टर्म यूज़ नहीं करेंगे। और जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे कर रहे होते हैं कि ये 5th क्लास के बच्चे थे, इतने चैप्टर्स में से ये जो टेस्ट बनाया गया इसके जो स्कोर्स हैं वो बेसिकली हाईली वैलिड हैं। यानी हम टेस्ट को वैलिड या इनवैलिड नहीं कह रहे होते, हम उसके स्कोर्स के जो या रिजल्ट्स हैं उसको वैलिड या हाईली वैलिड या पुअरली वैलिड कह रहे होते हैं। और लास्ट है कि हम इन सारे मेजर्स यानी कंटेंट, कंस्ट्रक्ट और क्राइटेरियन वैलिडिटी की बेस पे एक अवेल्यूएटिव जजमेंट ओवरऑल ही देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक पूरे हो रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये हाईली वैलिड है। अब इसके जो मेजरमेंट के प्रोसीजर्स हैं और किस तरह से ये सारे प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जाता है, ये हम वैलिडिटी के मेजर्स पे जब एक वीडियो सेशन शुरू करेंगे तो उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी होती है कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स, कि कितने कंसिस्टेंट हैं रिजल्ट्स। अब यहाँ पे ना बहुत से स्टूडेंट इस बात पे भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि रिलायबिलिटी और चीज़ है, कंसिस्टेंसी और चीज़ है। बेसिकली रिलायबिलिटी नाम ही कंसिस्टेंसी का है, और जैसे ही हम इसकी एक मेजर से दूसरे मेजर पे शिफ्ट होते हैं तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे ज़्यादा स्टूडेंट को क्या इसकी डेफिनेशन याद है, वो कहते हैं कि जब सिमिलर स्टूडेंट हों, सिमिलर प्रोसीजर चूज़ किया जाए तो रिजल्ट सिमिलर आएँ तो हम इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, और कंसिस्टेंसी वो किसी और चीज़ को बोल रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली अब ये डेफिनेशन है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बेस पे, कि एक ओकेजन से दूसरे ओकेजन में क्या रिजल्ट सेम रहते हैं सिमिलर पॉपुलेशन और सिमिलर प्रोसीजर्स के थ्रू। अब दूसरी डेफिनेशन रिलायबिलिटी की चेंज होगी जब रेटर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट रेटर हैं, स्कोर्स एक है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस है, तो क्या रिजल्ट सेम रहे? तो अगर वो सेम रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। लेकिन ये एक रेटर से दूसरे रेटर पे शिफ्ट होती है जब, हम इसको इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन ये उसका एक मेजर है। और लायबिलिटी एक नेसेसरी कंडीशन है वैलिडिटी के लिए, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है कि रिलायबल होगा टेस्ट तो वो वैलिड भी होगा। मिसाल के तौर पे ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें कि फर्स्ट ए में क्या है कि कंसिस्टेंसी है, यानी जो जिस बंदे ने टारगेट को हिट किया वो टारगेट को हिट नहीं कर सका, एक साइड पे हिट उसने किया, लेकिन एक ही जगह पे बार बार वो फ्रीक्वेंटली हिट करता रहा। यानी कंसिस्टेंसी मीन्स के फ्रीक्वेंसी का होना। तो इट मीन्स कि इसमें रिलायबिलिटी बहुत हाई है लेकिन वैलिडिटी नहीं है। दूसरे में ना रिलायबिलिटी है ना वैलिडिटी, ना तो एक जगह वो टारगेट कर सका है और ना सही पॉइंट को। और थर्ड में वैलिडिटी भी है और लायबिलिटी भी, क्योंकि बिल्कुल सही टारगेट को हिट किया और मुसलसल हिट किया फ्रीक्वेंटली। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जब कोई एक्सटर्नल रेटर जो है या डिफरेंट जो लोग हैं वो एक चीज़ के बारे में अपनी राय, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे चेंज ना कर सकें। ऑब्जेक्टिव पेपर को हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव इसी बेसिस पे बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर एमसीक्यू है और वो सी ऑप्शन ठीक है तो उसको कोई दूसरा बंदा ये नहीं कह सकता कि डी अब ठीक है। वो की में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर की ठीक बनी है आंसर की तो आप उसको ये नहीं कह सकते कोई डिफरेंट जो भी रेटर हो वो सी को ही ठीक बोलेगा। इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्टिव है, उस पर डिफरेंट राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन एक ऐसे टाइप है उस पर दो रेटर हैं, एक 10 में से 6 स्कोर देता है, एक 7 दे देता है, तो इस पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है स्कोरर की वो डिफ़र कर सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप अगर ट्री को देखें तो सारे लोग इसको ट्री ही बोलेंगे, इसको डिफरेंट राय नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप ये नेक्स्ट पिक्चर्स में देखें, एक डब्ल्यू कह रहा है, एक एम कह रहा है, तो इसके लिखने में जो स्टाइल है उनका पर्सपेक्टिव डिफ़र कर सकता है। तो बेसिकली जहाँ पे हम अपनी राय को डिफरेंट दे सकें और डिफरेंट लोग डिफरेंट राय दें, तो वो जो चीज़ होती है उसकी उसमें सब्जेक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पे पंखा है तो पंखे को सारे लोग पंखा बोलते हैं, लेकिन उसकी हवा किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। तो वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दिस इज़ बेसिकली सब्जेक्टिविटी ऑफ दैट वेरी कैरेक्टरिस्टिक। यानी एयर सब्जेक्टिव है और पंखा जो है वो ऑब्जेक्टिव है।
और इसके बाद है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी बेसिकली दो पार्ट्स में होती है, ईज़ ऑफ प्रिपरेशन और ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि टेस्ट को बनाते हुए इकोनॉमिकली कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उस पर कितना कम टाइम लगा, इन चीज़ों को फोकस करना। एडमिनिस्ट्रेशन में कि उसको एडमिनिस्टर करते हुए कितना कम टाइम लगता है और कितना कम स्टाफ उसके लिए रिक्वायर्ड है, कितने कम उसके पेजेस लगते हैं, कितना इजीली उसको एडमिनिस्टर करके हम यानी चीटिंग वगैरह की जो इश्यूज हैं, थ्रेट्स को भी कंट्रोल कर सकें। तो ये यूजेबिलिटी या प्रैक्टिकबिलिटी भी हम इसको किसी हद तक प्रैक्टिकबिलिटी भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।